सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो देख ली होगी, हमारी पहली वाली क्लासेस कर ली होगी। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। जी हाँ, और जो लोगों को भी EIS-SM की क्लासेस चाहिए वो लोग यहाँ पर जुड़ जाएं। यहाँ पर हम लोग पढ़ते जाएंगे सीधा सीधा, और आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से होती चली जाएगी। आपके पास मटेरियल रखा ही हुआ है, मैं एट दी एंड में आपको और बता दूंगा कि आप लोगों को करना क्या है, कैसे पढ़ना है, इसमें स्टडी कैसे करनी है, और कैसे आप लोग 60+ आराम से लेके आ सकते हैं EIS-SM के इस सब्जेक्ट में। ठीक है क्या? चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पहले की तरह, और हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में दोस्तों हमने पढ़ लिया था कि जो गवर्निंग लॉज वगैरह हैं उनके बारे में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है क्या? अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर? अब हमें पढ़ना है कि कुछ स्पेशल गवर्निंग लॉज के बारे में बात की गई है। क्या बोला है उसने? कुछ स्पेशल गवर्निंग लॉ के बारे में, यानी कि स्पेशल गवर्निंग लॉ के मतलब स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ई-कॉमर्स के लिए ही जो मतलब मेन लॉ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आप बोलते हैं कि IT एक्ट बनाया गया है, IT एक्ट 2000 जो बनाया गया है वो बनाया गया है ई-कॉमर्स में रिलेटेड जितने भी रिस्क वगैरह थे या फिर कोई फ्रॉड थे तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर है। और एक है RBI एक्ट भी इसके साथ काम करके चलता है। कुछ ना कुछ वो ई-कॉमर्स वालों जो ई-कॉमर्स के धंधे में उनके लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है उसको ऑथेंटिकेट कैसे किया जाए, तो ये सारी चीज़ें भी वो करता है। तो चलिए पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पर किसके बारे में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी IT एक्ट 2000। ये वैसे भी आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, ये चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ कि ये IT एक्ट आया क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव है IT एक्ट लाने के। जैसे कि बोलते हैं ना, टू ग्रांट द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। यानी कि अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोई मैं सेल कर रहा हूँ या कोई परचेज कर रहा है तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनिकली आजकल इन्वॉइसेस जनरेट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिकली हमें डेटा मिलता है। टैली पर क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल रहा है। अच्छा, डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है जाके हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो वो सारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा। तो लीगल रिकॉग्निशन हमारे इंडिया में है या नहीं? लीगल रिकॉग्निशन मतलब कोर्ट में उसको एज एन एविडेंस आप प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है क्या? इसके बारे में कि उन्होंने लीगल रिकॉग्निशन दी है, टू गिव अ लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि फॉर ऑथेंटिकेशन, यानी कि इस राइट बंदे ने, यानी कि राइट पर्सन ने इस डॉक्यूमेंट को जनरेट किया है। कोई एक इनवॉइस जनरेट किया है या फिर कोई एक बिल जनरेट किया है, कुछ भी जनरेट करते हो तो वो जो है वो डिजिटली सिग्नेचर। अब जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन में जाकर, मैं बोलूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाकर मैं यहाँ पे सिग्नेचर कर दूंगा, नहीं हो सकता ना बाबा पॉसिबल। इसके लिए क्या करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो अभी जो साइट है ई-मुद्रा की साइट पे जाते हो आप लोग, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल भरते हो, वहाँ पे अपलोड करते हो अपना सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ें, तो आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिल जाता है। यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद जैसे ही आप उसकी साइट्स पे जाते हो तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अगर डिजिटली सिग्नेचर साइन करना होता है, मान लो कि यूज़र आईडी आपके पास है, एक पेन ड्राइव टाइप की वो बन के देते हैं। क्या बोलते हैं? एक पेन ड्राइव टाइप की होती है। जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे या फिर अभी आप ऑफिसेज वगैरह में जाएंगे, कई लोग तो अभी भी कर रहे होंगे काम। ठीक है ना? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो येस और नो। एक पेन ड्राइव आपने देखी है या नहीं देखी है? बोल दो जल्दी से। एक पेन ड्राइव होती है जो कि हम अगर हमारा क्लाइंट का पेन ड्राइव होता है वो, यानी डिजिटल सिग्नेचर होता है, हम उसको लगाते हैं, ई-मुद्रा की वेबसाइट पर जाते हैं और उसको डिजिटली साइन करने की कोशिश करते हैं और वो जनरेट करता है। अब जो ऐसे तो कोई भी सर कर लेगा ना कि मेरे पास अगर उसकी पेन ड्राइव आ गई तो मैं उसका डिजिटल सिग्नेचर कर लूँगा, ना भैया ना। जैसे ही तुम उसको ना डिजिटली साइन करने जाओगे, एक OTP जनरेट होता है। OTP जाएगा, वो किसके पास जाएगा? वो पर्सन के पास जाएगा, उसके मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर क्या जाता है? OTP जाता है। अब जैसे ही उसके OTP उसके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर जाएगा तो वो OTP आपको देगा, यानी आप क्लाइंट का काम कर रहे हो तो आपको देगा, तो आप वहाँ पे लिखोगे तब जाके वो डॉक्यूमेंट साइन हो पाएंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोल दो ज़रा सा यस और नो। यस सर, आ गई है। तो डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये समझ गए कि डिजिटल सिग्नेचर अगर होगा उस पर तब जाके उसको वैलिड माना जाएगा। अच्छा, फिर कहते हैं कि फैसिलिटेट करना है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी आप जाकर वहाँ पर फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले क्या किया जाता था? रिटर्न भरने जाते थे तो आप यूटिलिटीज़ को भर के लेके जाते थे, फिजिकल फॉर्म में भी वहाँ पर यूटिलिटीज़ भर के देते थे। ठीक है क्या? तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी अगर ना दे रहे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और काफ़ी जगह तो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज आप कर सकते हो, डेटा का इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज कर सकते हो, कोई भी आपको उसको प्रिंटेड फॉर्म में निकाल के रखने की आपके पास ज़रूरत नहीं है। टू प्रोवाइड लीगल सेक्शन टू
ट्रांसफर दी फंड इलेक्ट्रॉनिकली, अगर किसी को अपना एक बंदे ने दूसरे बंदे को फंड ट्रांसफर करना है या पैसे पेमेंट करना तो भैया इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करें। आजकल डिजिटल इंडिया मोदी साहब चिल्ला रहे हैं, तो ये तो करना पड़ेगा ना, ये तो करना पड़ेगा। टू प्रोवाइड द लीगल रिकग्निशन फॉर कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट बाय द बैंकर्स। तो बैंकर जो होते हैं आजकल वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे अन्य वो जैसे मान लो कि फिनिकल चला रहे हैं। फिनिकल एक सॉफ्टवेयर है जो कि कौन चलाता है, ये बैंकर्स लोग चलाते हैं। तो फिनिकल का जो सॉफ्टवेयर है वो उस सॉफ्टवेयर पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा मेंटेन करते हैं कि भैया कितना डिपॉजिट्स आए, कितने लोन दिए, कितने हमारे एनपी हो गए, कितने रिकवर कर पाए, कितने नहीं कर पाए, क्या कैश का हमारा बैलेंस पड़ा है, कितना डिपॉजिट आया है। तो ये सारी डेटा जो है वो कहाँ पर कीप कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी करके देंगे। यानी कि अगर रिपोर्टिंग करनी है, मान लो किसको करनी है रिपोर्टिंग, आरबीआई को कोई रिपोर्टिंग करनी है हमने, तो आरबीआई को जब बैंक्स रिपोर्टिंग करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बोला, अब फिर क्या करें कि जब यहाँ पर चेंजेस करने हैं तो आईटी एक्ट क्या करता है, कभी कभी इन्फ्लुएंस करता है कि इनको कि भैया अमेंडमेंट करो कहाँ पे, इंडियन पेनल कोड में। यानी कि यहाँ पर क्या है, क्राइम्स वगैरह करना का है, क्राइम वगैरह होते हैं कि आईपीसी सेक्शंस वगैरह में सज़ा सुनाई जाती है, याद है क्या, इसको धारा आईपीसी के तहत इतनी सज़ा दी जाती है, इसको फांसी की सज़ा दी जाती है। तो कह रहे हैं कि भैया जब नए नए फ्रॉड सामने आते हैं, आईटी एक्ट कहता है कि भैया तुम अमेंड करो किसको इंडियन पेनल कोड को, एविडेंस को भी ना अमेंड करो। एविडेंस एक्ट बनाया हुआ है कि किस किस चीज़ को एज एन एविडेंस तुम प्रोड्यूस कर सकते हो, किसको एविडेंस मानेंगे, किसको एविडेंस नहीं मानेंगे, किसको ऑल्ट्रेशन मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। तो यानी कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़, तो उसमें भी अमेंडमेंट की गई है, कब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को एविडेंस मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। आरबीआई एक्ट को भी वो कहता है कि आप क्या करके चलो, अमेंड करके चलो। टू प्रोवाइड लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट ई कॉमर्स, भाई लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है। अच्छा, साइबर क्राइम्स वगैरह यानी किसको मैनेज करना, साइबर क्राइम्स को मैनेज करना, क्योंकि अब डिजिटल साइबर क्राइम तो बहुत ज़्यादा हो गया जब से हमारा डिजिटल सिग्नेचर यानी कि डिजिटल चीज़ें हमारी बढ़ती जा रही है। तो ऑनलाइन चोरियां भी बहुत हो रही हैं। कभी भी सुना होगा आपने, कई लोग कहते हैं कि सर मेरे को एक आईडी आई थी या फिर कोई एक पासवर्ड आया था, एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि हम आपके बैंक से बात कर रहे हैं और आपके बैंक का जो है वो आपको केवाईसी करना होगा, तो आपके पास एक कोड जनरेट होगा, उस कोड को डाल दीजिएगा और उस कोड को हमें बता दीजिएगा, फिर आपके पास फिर जो जितना भी बैलेंस रहेगा उसको हम अपडेट कर देंगे। या फिर कभी कभी आता है कि आप जीत चुके हैं 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, आप अपनी बैंक डिटेल हमारे साथ शेयर कीजिए, फिर हम वो करना चालू कर देंगे, आपको आपके खाते में डालेंगे। तो खाते में डालने के अलावा वो क्या करता है, पहले खाते से कट रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, मेरा एक और क्लाइंट था, वो क्या कहने लगा कि भाई सर मेरे खाते से तो कट रहा है, अब क्या करें। तो वो सामने वाले को बोल रहा, कह रहा कि यार सर आपने तो बोला पैसे आएंगे, ये तो पैसे जा रहे हैं। कह रहे सर पहले जाएंगे फिर उसके बाद आएंगे एक साथ, ठीक है क्या। तो पहले जैसे ही चले गए फिर उसकी हालत ख़राब हुई, कह रहे 20,000 कट गए, 50,000 कट गए, 1 लाख रुपए कट गए। फिर धीरे धीरे करते उसके अकाउंट में 7-8 लाख रुपए थे, पूरे के पूरे साफ हो गए। सिर्फ 30,000 तक उसको याद आई कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, तो एक काम करता हूँ इसको हटा दो। तो 7-8 लाख तक का फ्रॉड हो गया। यानी कि एक बंदे से 2 लाख 50,000 ऐसे छोटे फ्रॉड करते करते भी इंसान कितना बड़ा इंसान बन जाता है, देख रहे हो। तो वो चोरी जो होती है वो होती है हैकिंग, और वो पढ़े लिखे लोग करते हैं। समझ में आ रहा है क्या, उनकी इज्जत बहुत है। यहाँ पर ऐसे नहीं कि तुम किसी के घर पे जाओगे, 10 रुपये भी चोरी किया ना तुमने, तुमको इतना पीटेंगे, इतना कूटेंगे ना, समझ में आ रहा है। तो जेल के अंदर और जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जेल में जाने के बाद पुलिस वाले खुद पूछते हैं भाई तूने इतना बड़ी चोरी की कैसे, हमको बता जरा, हम एक बार समझना चाहते हैं तूने की कैसे। और ना मजे लेके सुनते हैं कि अच्छा तूने ऐसे कर दिया, ओह माय गॉड क्या बात है, ठीक है क्या। तो तालियां और बजाते हैं उसके लिए, क्या बात है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर उन लोगों को यूज़ किया जाता है, जैसे जो प्रिजनर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट यूज़ करती है बकायदा। कई गवर्नमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई और भारी हैकर आ गया तो आपने एक भारी हैकर को क्या करा, अब तुम लोग क्या ट्रैक नहीं कर पा रहे उसकी आईडी वगैरह, या फिर कहाँ से वो ऑपरेट कर रहा है, क्या ऑपरेट कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो तुम्हें जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग हैं वो ट्रैक नहीं कर पा रहे, तो उनकी हेल्प लेते हैं कि भैया तुम बताओ कि कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, तुम्हारी सज़ा माफ़ करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो अच्छा, दिस एक्ट गवर्न्स करता है ऑल इंटरनल एक्टिविटीज़ इन इंडिया में इंटरनल एक्टिविटीज़ को क्या करता है, वो गवर्न करता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इन इंडिया, इन सब चीज़ों के लिए क्या बनाया गया है, आईटी एक्ट आया है। और कह रहा है कि आईटी एक्ट में कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं जो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है। कहता है कि एक ईमेल नाम की चीज़ होती है, यानी कि अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो किसी से, तो आप उससे ईमेल करवा लो कि मैंने ये चीज़ें इसको बेची है और ये इतने दाम में बेची है, ये इस तारीख को बेची है, और उसको एज एन एविडेंस आप आप सबमिट कर सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में उसको वैलिड माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या लीगल फॉर्म बना दिया गया है। कह रहे हैं कि ईमेल वुड
नाउ बी वैलिड एंड लीगल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। ठीक है क्या, तो कैन बी ड्यूली प्रोड्यूस्ड एंड अप्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में अगर जाओगे तो भी उसमें इसका जो सेक्शन नंबर 4 है आईटी एक्ट का सेक्शन नंबर 4, वो किसके बारे में बात करता है, रिकॉग्निशन के बारे में बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में। यानी कि वो कहता है कि जहां पर भी लॉ ने बोला है कि तुम्हें रिटर्न मैटर पे या फिर टाइप रिटर्न चीज़ों में, मतलब आपको मतलब रिटर्न फॉर्मेट में आपको ये चीज़ें रखनी है, तो आप अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखते हैं तो भी माना जाएगा कि आपने ये जो कंडीशन है वो पूरी कर दी है लॉ की। बात समझ में आ रहा है क्या? यस। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ये भी एक पॉजिटिव साइन बताता है। क्या बोलता है ये? ऑथेंटिकेशन के बारे में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बाय अफिक्सिंग द डिजिटल सिग्नेचर। कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम कहते हैं कि लॉ बोलता है कि भाई जब तक वो डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली साइन नहीं होंगे उसको उसकी ऑथेंटिसिटी का पता नहीं लगेगा। ठीक है ना, कि जैसे मैं अगर कोई चीज़ फाइलिंग कर रहा हूँ आरओसी के पास तो मेरे को उस पर डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह करवाने पड़ेंगे। अच्छा, ये समझ में, डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा हूँ, डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा हूँ अपनी कंपनी में, डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर बोला कि सेक्शन नंबर 35 ऑफ आईटी एक्ट, ये किसके बारे में बात करता है कि ये कहता है कि एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो है, जो कॉर्पोरेट कंपनी है, इन द बिजनेस बीइंग सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, बिजनेस ऑफ बीइंग सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर इशूइंग डिजिटल सिग्नेचर। ई मुद्रा का भी मैंने नाम लिया था, ई मुद्रा की वेबसाइट है। ई मुद्रा की वेबसाइट पर जाके, यानी कि वो कह रहा है कि लॉ जो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑथराइज करती है कुछ लोगों को कि वो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब आप बिजनेस में बीइंग अ बिजनेसमैन मुझे यहाँ इस साइट पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो देने पड़ेंगे, फिर वो हमारा डिजिटल सिग्नेचर बनाकर हमको देंगे। तो इन लोगों को किसने ऑथराइज किया हुआ है भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है। ठीक है क्या? बोलो ना, यस और नो। अरे एक सेक्शन में बोल रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए, तो किसी ना किसी सेक्शन में तो बोलेगा ना कि कौन बनाएगा डिजिटल सिग्नेचर, तो वो उसकी बात कर रहा है, कह रहा है। फिर सेक्शन नंबर यहाँ पर बात करता है, सेक्शन नंबर 6 ऑफ आईटी एक्ट कहता है कि अगर कोई भी कैसे फाइलिंग करनी है तुम्हें, कैसे एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, एप्लीकेशन और अदर डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे तुम्हें, क्रिएशन, रिटेंशन, प्रिवेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स, इशू और ग्रांट ऑफ एनी लाइसेंस, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर दिया जाएगा तो भी चलेगा। ठीक है क्या? सेक्शन नंबर 14 में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, सेक्शन नंबर 14 ऑफ आईटी एक्ट में इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में कि भैया इशू रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा हमारा सिक्योर रहना चाहिए, कोई चोरी ना हो उसके लिए। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स पड़ा हुआ है, तो हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जब रिकॉर्ड आप बनाते हो तो उस वक्त है ना कुछ सिक्योरिटी मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ सिक्योरिटी जैसे कि एंटीवायरस आपको लगाना पड़ेगा, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसको रीचेक करना पड़ेगा, ओटीपी एंड पासवर्ड आपको फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि आपको ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, आप उस ओटीपी को लिखेंगे तो वो वेरिफिकेशन होगी। तो कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब मैं डेटा बनाऊंगा, कोई चीज़ फाइल करता हूँ, तो आप जनरली देखते होंगे ओटीपी वगैरह मांगता है। तो ओटीपी क्यों मांगता है? वो एक प्रोसीजर है। वो क्या कह रहे हैं कि भैया आरबीआई कहता है कि तुम्हें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की पेमेंट करने से पहले ओटीपी आना चाहिए, तो ताकि पता लगे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो जेन्युइन पर्सन है। वरना पता कैसे चलेगा सामने वाला व्यक्ति जेन्युइन है? तो उसको ओटीपी आएगा, पहले कैप्चा कैप्चा लिखेगा, कैप्चा लिखने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी फिर आप लिखते हो, तो वो एक प्रोसीजर है। अगर आपने वो प्रोसीजर पूरा किया तो मान लिया जाएगा कि उसके बाद जो डॉक्यूमेंट जनरेट होगा उसको बोलेंगे हम लोग कि ये वैलिड है। बात समझ रहे हो क्या नहीं? ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो ये सब सेक्शन नंबर, यानी कि वो सिक्योरिटी मेजर अपने पूरे किए हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज़ आ गया? सेक्शन नंबर 15 कहता है प्रोवाइड्स फॉर सिक्योरिटी प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू डिजिटल सिग्नेचर फॉर बीइंग ट्रीटेड एज सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि वो कहता है कि भैया अगर तुमने कोई सिक्योरिटी प्रोसीजर्स पूरे किए हैं तो उसको हम डिजिटल सिग्नेचर मानेंगे, मतलब सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर मानेंगे। समझ में आ रहा है क्या? यस। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? आरबीआई के बारे में बोल रहा है। आरबीआई का क्या रोल है? कह रहा है कि भैया आरबीआई कंसिडर करता है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि पेमेंट जो है ई कॉमर्स की जो पेमेंट है, तो वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी अलाउड है कि भाई कि मेरा क्रेडिट कार्ड है, मेरा डेबिट कार्ड है, आप उससे इतनी शॉपिंग कर सकते हैं। याद आ रहा है क्या? अच्छा, जब आप शॉपिंग करते हैं तो क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, शॉपिंग करने के बाद उन्होंने बोला कि भाई अब ना एक काम करो, इसका डेटा हमारे पास होना चाहिए, इसको और सिक्योर्ड बनाना चाहिए। तो सिक्योर्ड बनाने के लिए हर एक किसको, जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है उसमें एक चिप को इंसर्ट किया गया है, एक पर्टिकुलर चिप को इंसर्ट किया। बीच में अभी कई लोगों को पता होगा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड चेंज हुए हैं, सबके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड चेंज हुए हैं। ठीक है, उसमें एक चिप लगाई गई है। ठीक है क्या? यस। अच्छा, ओटीपी एंड पिन फॉर ऑल ट्रांजेक्शन जनरेटेड
ऑन पॉइंट ऑफ सेल मशीन थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। मतलब क्या है कि कह रहे हैं कि भैया यही जो बोला ना मैंने, OTP अगर हम क्या कर रहे हैं कि जब ट्रांजैक्शन करेंगे उससे पहले OTP एंड पासवर्ड पिन वगैरह आना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर वॉलेट के बारे में भी वो टाइम टू टाइम बताता रहता है कि भैया ऐसे वॉलेट होना चाहिए, इसमें इतना बैलेंस होना चाहिए, तब जाके आप पेमेंट कर सकते हो, वॉलेट टू वॉलेट पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कौन निकाल रहा है? RBI हमें निकाल रहा है। चलो यहाँ तक तो आगे हमारा ये चीज़ पूरा हो गया। अब यहाँ पर एक केस स्टडी बताई गई है, डिलीवरिंग ए सोप, यानी कि एक साबुन दे दिया गया इंस्टीड ऑफ मोबाइल फ़ोन। सुना था ना आपने, महाराष्ट्र की एक कहानी है, मुंबई पुलिस। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि भैया पुलिस को कंप्लेन की गई, मुंबई पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया चीटिंग का, 420 का एक केस रजिस्टर किया। और चीटिंग का केस क्या था कि भैया मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है और मुझे विम बार दे दिया गया है। मतलब मैंने क्या ऑर्डर किया था? मैंने ऑर्डर किया था सैमसंग गैलेक्सी नोट 4, तो और मुझे दिया क्या गया है? विम बार दे दिया गया है, यानी मेरे पास जो आया है विम बार है। तो वो कह रहा है कि अब यहाँ पर उसने लिखा कंप्लेन में, क्या लिखा? जेन्युइनली कंप्लेन लिखा कि आई हैड ऑर्डर्ड सैमसंग गैलेक्सी नोट 4, इतने डेट को प्रोडक्ट को किया, डिलीवर किया गया इतने डेट को, और ऑप्ट किया था मैंने कैश डिलीवरी, मैंने इतना पेमेंट कर दिया, और मेरे को डिलीवरी बॉय ने को, और मैं चला गया। फिर ए ने इन्फॉर्म किया ये सारी चीज़ें। ठीक है क्या? फिर उसके बाद जब मिनट लेटर उसने खोला तो उसको मिला क्या कि शॉप की जगह क्या, उसकी जगह एंड्रॉयड फ़ोन की जगह में इसमें क्या था? शॉप था, यानी सोप था, यानी कि साबुन था। विम बार दे के चला गया उसको। ठीक है क्या? यानी उसने बनाया गैलेक्सी नोट 4, अब इसमें क्या विम बार में टाइप करके, हाँ जी विम बार को कनेक्ट करें किसी से? ना भैया ना। चीटिंग महसूस हुई इसको। उसने बोला यार मैंने ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी ई-कॉमर्स करके, मुझे जाना चाहिए था। अब उसके पेरेंट्स भी गाली दे रहे हैं उसको। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं कि 30,000 रुपये बहुत होता है एक इंसान के लिए। कह रहे 30,000 रुपये का मेरा फ़ोन है, उसके लिए 30,000 का विम बार दे, 5-10 रुपये का विम बार है, उसको दे दिया उसने, और वो भी 30,000 का लूट हो गई उसके साथ। तो अब उसने क्या किया? उसने कॉल किया पहले तो किसको कि उस बॉय को कॉल किया कि भाई ये क्या करके गया है। तो वो कह रहा है कि भाई मेरा काम नहीं है, आप कस्टमर केयर में कॉल करें। फिर उसने कस्टमर केयर में कॉल किया, वो शॉक हो गया। वो क्या करें? कस्टमर केयर वाले बोलते हैं जी सर आपकी ये कंप्लेन जो है वो जेन्युइन है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे साथ ऐसा हो, हम इतनी बड़ी कंपनी है, हम ऐसा करेंगे तो हम चल पाएंगे क्या? ऐसा सुना होगा आपने कि जब भी आप बड़ी कंपनी को अप्रोच करते हैं कि आपसे ये गलती हुई है, ये तो उनका एक ही काम होता है। तो उसने क्या किया? उसने नहीं माना और उसने फिर यहाँ पर FIR लिखवा दी। FIR के 420 के अंडर में, उनका इंडियन पिनल कोड के अंडर में उसको रजिस्टर किया गया 420 का केस। फिर उसको 420 का केस कहते हैं, और उसने लिखा अपना नीचे रिव्यू भी दिया, माई एक्सपीरियंस विद ऑनलाइन रिटेलर हैज़ बीन डिस्गस्टिंग। ठीक है क्या? आई रिसीव निरमा सोप, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा, यहाँ पाउडर नहीं साबुन है। ठीक है, निरमा दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो यहाँ पर ये वाला चीज़ जो थी बड़ी फेमस चीज़ थी। ठीक है कि और बड़ा ये केस बड़ा फेमस हुआ था, लोग काफ़ी डर गए थे इससे, यानी कि जो ये एक्सपीरियंस सुन रहे थे तो उन लोगों को भी असर हुआ। उन्होंने बोला नहीं भाई अब हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन परचेज़ करना बंद करते हैं भाई, जाके अपने शोरूम आसपास के शोरूम मिल जाते हैं, वहीं पर जाके परचेज़ करेंगे, मोबाइल देखेंगे फिर उसको पैसा देंगे। ठीक है क्या? तो ये सब चीज़ें होने लगा। फिर ये कहने लगे भैया कि देखो इनिशियली तो उन्होंने रिफंड देने से डिनाई कर दिया। फिर उसके बाद कंपनी ने सोचा कि कंपनी ने एक चीज़ ऑब्जर्व की, कंपनी ने बोला कि कंपनी ने ऑब्जर्व किया कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, पॉलिसी बनानी पड़ेगी ऑन इंसिडेंट्स दैट इम्पैक्ट कस्टमर ट्रस्ट। यानी कि क्या बोल रहे हैं? ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। मतलब क्या हो गया भाई? अब अगर कुछ भी फ्रॉड कस्टमर के साथ हुआ, अब उनकी सेल वेल घटने लगी ना, ये समझ रहे हो? तो जब सेल घटने लगेगी तो कंपनी चलेगी क्या? नहीं, ऐसे चीज़ें आएंगी। तो उन्होंने बोला जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लगाएंगे हम कि भाई कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कस्टमर को टाइम पे चीज़ें मिलनी चाहिए। तभी तो आप देखते हो कि जोमेटो वगैरह में आपने सुना होगा कि वो बारिश होती है तो भी आते हैं देने के लिए, हो गया तो स्विगी हो गया या जोमेटो हो गया, ये लोग अपनी कंपनी का ब्रांड बना रहे हैं। ठीक है, और बना चुके हैं। तो इन्होंने साबित कर दिया कि भाई हम लोग कस्टमर हमारे लिए भगवान है, तो हम उनके लिए कुछ नहीं, मतलब उनको जो है ना तकलीफ नहीं होने देना, बस इतना ध्यान रखो, उनको तकलीफ नहीं देना होगा, आपका काम धंधा सही से चलेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, कहते हैं वी आर कंडक्टिंग एन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन। वो कह रहे हैं कि हम इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं और एफर्ट्स हम पूरे लगा रहे हैं इंसिडेंट्स के बारे में पता लगाने के लिए कैसे हो। तब मीनवाइल में उसको क्या किया, उसने क्या पैसों को रिफंड कर दिया गया, उस व्यक्ति को पैसा रिफंड कर दिया गया इन गुड फेथ में। ठीक है क्या? अच्छा, और एक और केस फिर आया था, कह रहे हैं कि भैया ऑनलाइन रिटेलर को 1 करोड़ रुपए, ऑनलाइन रिटेलर था कोई, ठीक है, कंपनी ने उसके
उसके प्लेटफॉर्म यानी कि पोर्टल यानी कि वेबसाइट पर कुछ एडवर्टीजमेंट डाली थी, तो एडवर्टीजमेंट का कंपनी को पैसा देना था एडवर्टीजमेंट डालने का। मेरे वेबसाइट पर अगर कोई क्या देगा, एडवर्टीजमेंट देगा, तो मुझे उससे पैसा लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अब उसने पैसा देने का वादा किया, 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए उसने दिए नहीं। तो अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? भैया मैंने ऐड चला, कितना ऐड चला, कब ऐड चला, मतलब इस डेट को तो चला ही नहीं। अब मैं बोलूँ कि यार इसने बोला था मेरे को कि ऐड चलाएगा, बट ये तो चलाता ही नहीं था, इसके यहाँ पर आए नहीं, मेरे को इतनी सेल्स ही नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, फलाना दिमाग। वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें ऑनलाइन में कि चेक करो कैसे है, उसकी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार हमारा ऐड आया, कितनी बार नहीं आया, वो डेटा कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा में हम मेंटेन भी कर सकते हैं डेटा डिलीट भी हो सकता है आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ तक आके ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा हो जाता है आपका। ठीक है क्या? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आपको आई होप आप लोगों को ये पसंद आया। लाइक कर दो इसको, ठीक है, हिट कर दो लाइक बटन जल्दी से। अब नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कहते हैं कि भैया फोर्स बिहाइंड द ई कॉमर्स रेवोल्यूशन। कह रहे हैं कि ई कॉमर्स का रेवोल्यूशन आया कैसे? रेवोल्यूशन मतलब ई कॉमर्स इतना प्रचलित कैसे हो गया अचानक? पहले तो नहीं था यहाँ पर, पहले तो ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी भाई। हम लोग मार्केट जाया करते थे, घूमा करते थे, फिर अच्छा कोई एक सामान भी परचेज करना होता था तो हम लोग टहला करते थे, टहल के फिर कहीं चलो ठीक है भूख लग गई तो चलो गोलगप्पे खा लिए, चाट खा लिए, कितने मज़े कर लिए हमने। तो ये वाली चीज़ें जो थी आजकल नहीं हो रही हैं। आजकल ऐसा नहीं चल रहा है। आजकल आप लोग उठते हैं और आप लोग अपने मोबाइल में कुछ अच्छा ये मंगाना है तो मम्मी को बोलते मम्मी ये मंगाना, ये लो मंगा दिया, घर पे आ गया। पेरेंट्स भी कुछ होते हैं, आए जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमारे चाट पापड़ी के पैसे भी बच गए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कह रहे हैं कि भाई पहले तो ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ई कॉमर्स का रेवोल्यूशन आया कहाँ से, मतलब क्यों इतना फेमस हो गया, ये किस चीज़ की वजह से फेमस हो गया? तो सबसे पहला रीज़न तो जो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ये पहला रीज़न है। समझ रहे हो क्या? यानी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई रैपिड जो अपना ग्रोथ हुआ है, इसने जो ग्रोथ पकड़ी है, यानी कि 15-16 के बाद से ई कॉमर्स बहुत ही ज़्यादा चलने लगा। और फिर सीधा धीरे धीरे कोरोना आने के बाद तो फिर ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म तो और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि फिजिकल शॉप्स वगैरह बंद हो गई थी, सारी चीज़ें आपने सुना होगा। तो बट धड़ल्ले से क्या चल रहा था, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चल रहा था। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं एडवांसमेंट हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है हमारी, ठीक है क्या? और यानी कि स्मार्टफोन और ऐप्स वगैरह में ऐसे ऐप्स आने लग गए हैं, आप तुरंत लेस देन नो टाइम में आप चीज़ें मंगवा सकते हैं, ऑर्डर करवा सकते हैं, चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से। देखो जैसे कि तो सबसे पहला जो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने क्या बताया था, जिसकी वजह से सबसे पहला रीज़न है भैया ई कॉमर्स बढ़ गया, वो रीज़न क्या है कि आपको मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन में आपका चलता फिरता जो डेटा है, यानी कि चलता अनलिमिटेड डेटा है, उसकी वजह से, यानी अनलिमिटेड डेटा जो है वो सस्ता होने लग गया। डेटा सस्ता हुआ, 4G to 5G 4G 5G कनेक्शंस आने लगे, ठीक है। इसकी वजह से ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो बढ़ गई। एक बंदा दूसरे बंदे से मिनटों में, सेकंड्स में कनेक्ट करता है, ठीक है क्या? सेकंड्स में कनेक्ट करता है। जो फैसिलिटी चाहिए आजकल ऑनलाइन मिल जा रही है उसको। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यस और नो? ठीक है। जैसे कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो वो आप अपने डेटा पैक को यूज करके देख रहे हो, या वाईफाई पे आप देख रहे हो, तो ये क्या चीज़ है? अब वाईफाई या फिर डेटा पैक जो अगर महंगा होता, ठीक है, आजकल की दुनिया में, या फिर कुछ रेयर लोगों के पास, क्योंकि कुछ जैसे कि होता है शुरू में बहुत कम लोगों के पास हुआ करता, तो इतना प्रचलित नहीं था। आजकल हर एक घर में जितने मेंबर है उतने मोबाइल फ़ोन है, और उतने मोबाइल फ़ोन पर उतने का रिचार्ज होता है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यानी कि हम लोग जो होते हैं, हम लोगों ने ही क्या प्लेटफॉर्म बनाया है? किसका प्लेटफॉर्म बनाया है? ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाया है। हर कोई अब एक दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। अब मैं बोल रहा हूँ ई कॉमर्स की दुनिया है, ई कॉमर्स की दुनिया में कनेक्ट होने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो हर कोई, अब बताओ, जितने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स होंगे, जितने ज़्यादा हमारी इस दुनिया से कनेक्ट होंगे, ई कॉमर्स की दुनिया से कनेक्ट होंगे, उतने ज़्यादा यहाँ पर ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म। अब बताओ, यहाँ पर धीरे धीरे जब जा रहे थे तो धीरे धीरे हर एक बच्चा भी कहाँ आने लग गया? बताओ जल्दी से बताओ। इस ई कॉमर्स की दुनिया में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, बच्चा भी ई कॉमर्स दुनिया में। बच्चा पैदा होता है, दूध नहीं पीता है भाई, वो पहले मोबाइल देखेगा, फिर उसको बाद उसके मुंह में दूध डाला जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा जाए?
तो यानी कि क्या बोल रहे हैं कि वो खाना खाएगा या कुछ खाएगा तो उसको पहले मोबाइल चाहिए ही चाहिए। पहले मोबाइल, हम लोग क्या करते हैं, पहले मोबाइल दिखाते हैं बच्चों को, ले बेटा देख, ज़्यादा रोने का नहीं है। पहले पहले रोता रहता था, फिर उसको मम्मियाँ चुप कराती थी, फिर उसको दूध पिलाती थी या खाना खिलाती थी। तो अब वो सिस्टम नहीं रहा, वो चुप बैठता है, कहता है कि भैया मैं समझ गया हूँ, मेरे को क्या, मेरे को एंटरटेनमेंट चाहिए। शुरू से ही एंटरटेनमेंट क्या है, मोबाइल फ़ोन चाहिए। फिर जैसे ही 1 साल 2 साल का होता है, वो तुमको सिखाता है कि भाई क्या करने का, इधर सुनो, समझे क्या। तुम पूछते हो कि यार इसमें खराबी हो गई है, क्या करना है, तो तुम अब उस 2 साल 3 साल के लड़के से पूछोगे, कह रहे कि कई लोग तो ऐसे बोलेंगे कि सर 2 साल 3 साल आपके वहीं पे होता होगा, हमारे यहाँ तो नहीं है अभी तक। अरे भाई तुमने देखा क्या फास्ट बच्चे कितने आ गए हैं। डांस इंडिया डांस देखो, पता लगेगा तो, इतने इतने 5-5 साल के बच्चे ऐसा ऐसा डांस करते हैं, ठीक है क्या। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, समझो, कह रहा हूँ कि मोबाइल डिवाइस सबके साथ, सबके पास बहुत सारा हो गया। कह रहे हैं कि भाई डेस्कटॉप और मोबाइल कंप्यूटिंग जो है वो बहुत सारे हैं, यानी कि आप कंप्यूटर में देख रहे हो तो कंप्यूटर लैपटॉप बहुत सारे हो चुके हैं। हर एक घर घर में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 55% जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रैफिक जो आता है, 50, मान लो जितना भी ई कॉमर्स होता है उसका 55% का ऑनलाइन ट्रैफिक जो है मोबाइल डिवाइसेस से आता है, और वो ये नंबर अभी भी इंक्रीज होता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स थ्रू दी मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप आया है इसलिए क्या हो गया है, मोबाइल डिवाइसेस आए हैं इसलिए हमारा ई कॉमर्स जो है वो बढ़ गया है। अब यहाँ पे दूसरा मैंने क्या बोला था, मोबाइल फ़ोन, उसमें घुसा हुआ आपका डेटा। तो डेटा का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटरनेट जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छा हो गया। जैसे कि अगर मेरे को मोबाइल टिकट्स बाय करनी है और मेरे पास क्या है, टाइम का बहुत प्रेशर है, टाइम का शॉर्टेज है, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रांजेक्शन क्या मोबाइल पर जाकर करता हूँ। क्योंकि 3G से 4G 5G तक अब फास्टर डेटा होने लग गया है हमारा, तो मिनटों सेकेंड्स में हमारा क्या चीज़ हो जाता है, सारी चीज़ें बुक हो जाती हैं। तो हम लोग क्यों टाइम लगाएंगे, जब मेरा सेकंड्स में यहाँ पर बैठ के इतने टाइम बचा सकता हूँ, अपना वो टाइम यूटिलाइज कर सकता हूँ आपकी वीडियोस वगैरह बनाने में, तो मैं क्यों जाऊँ दूसरी जगह, ठीक है क्या, मैं क्यों जाऊँ दूसरी जगह, वहाँ पर जाऊँ और मैं वो टिकट्स को बुक करूँ, ये करूँ, तो यहीं से मैं 5-10 मिनट में टिकट्स बुक कर देता हूँ। बात समझ में आ रहा है क्या। यस। तीसरी चीज़ क्या होगी, सोशल नेटवर्किंग। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे लोग आजकल बहुत जाते हैं। यानी कि आप लोगों का काम जो है ना, पढ़ने के बाद जैसे ही आप कुछ देर तक वीडियोस देखेंगे मेरी, देखिए आपने यहाँ पर वीडियोस देखी, अच्छा सर तो पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, चलो पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर पढ़ा, आधा घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, इसके बाद सर बहुत तेज सर में दर्द हो गया, अब क्या करना है, हमने मोबाइल में उठाना, रील्स देखनी है। हाँ, कच्चा बादाम, ठीक है। ठीक है, तो कच्चा बादाम देख रहे हो यहाँ पर, उफ मम्मी सो में, ठीक है, ओफो दुर्राटे गाड़ रही है। आजकल पता नहीं कितना फेमस हो गया। आज मैं एक दिन क्या हो गया, मैं जा रहा था तो मेरे साथ मेरा भतीजा था, ठीक है, और वो मेरे साथ जा रहा था बाइक पे। अब बाइक पे जा रहा था, हम बाइक पे बैठा, बाइक पे आगे बैठा हुआ है वो, ठीक है। तो अब बाइक जो है वो गड्ढे में जाके गिर गई, और गड्ढे में जाके गिरने के बाद वो थोड़ा सा उलट गई। तो वो मेरे से कहता है, वो कोई कुछ कहे नहीं कि हम लोग डर गए भाई कि भाई बच्चे बैठे हुए हैं। वो कहता ओम फो। मैंने कहा ये ओम फो क्या है भाई, ओम फो है। तो फिर बाद में पता लगा जब ये रील्स वगैरह का फेमस हुआ, तो मैंने कहा अच्छा यहाँ से बच्चे देख रहे हैं, यानी कि बच्चे सोशल मीडिया पर, बच्चे तक हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, बच्चे तक सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। तो आजकल सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, अब हर एक डिवाइस सोशल मीडिया पर है। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो कब कहाँ से, क्या ट्रेडिशनल वे में करेंगे या फिर ऑनलाइन। हम ये फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि लोग एडवर्टीजमेंट यहाँ पर ज़्यादा करते हैं। तो बाय सेल भी कहाँ से होता है, यहीं से ही होता है। आप देखते होंगे कि जब आप, मैंने क्या बोला, जब आप कहीं पर भी जाते हैं, यानी कहीं पर भी जैसे आप चैट कर रहे हैं, तो मैंने अब बता रखा है पहले से ही कि चैट करते हो तो जैसे आईफोन लिखा, तो फेसबुक पर आपको देखना होता है ये आईफोन, ये वाला आईफोन 13 खरीदता क्या, ये आता क्या, ठीक है क्या। अच्छा इसका कवर आ गया रेड कलर, ब्लैक कलर, ये ब्लू कलर, ये ग्रीन कलर, आता क्या, ठीक है क्या। तो अब ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अब सोशल नेटवर्क पर लोग जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग पे जुड़े हुए हैं, तो उनको टारगेट कस्टमर तक पहुंचने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो जो भी परचेज करना चाहता है अपना देखेगा, क्लिक करेगा और परचेज कर लेगा। ओके है क्या, यस सर। अब नेक्स्ट अगर पॉइंट है हमारा बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, बायोमेट्रिक डिवाइसेज आपने देखे जो फिंगरप्रिंट थंब लगाते हो, आप लोग कई आर्टिकल शिप में भी जाते हो तो वहाँ पर क्या लग रहा है, बायोमेट्रिक थंब आप लगा कर जाते हो, ठीक है क्या। तो वो क्या बायोमेट्रिक है, यानी आपके अटेंडेंस कोई और लगा नहीं सकता है। आपका मोबाइल फ़ोन आपके थोपड़े के अलावा कोई और नहीं खोल सकता है, ठीक है क्या। आपकी रेटिना अगर आपने स्कैन कर रखा है तो वो रेटिना आएगा। आपका थंब हो गया, यानी कि शरीर का कोई भी पार्ट से आपने क्या बनाया है, आपने कोई एक फिंगरप्रिंट बना रखा है। अच्छा फिंगरप्रिंट तो फिंगर से बनेगा, मतलब शरीर के पार्ट से कोई भी एक प्रिंट बना रखा है, ठीक है, बॉडी पार्ट से, ठीक है। तो वो उसी बॉडी पार्ट पे लगकर
क्या होगा, वो डिवाइस खुलने वाला है। तो क्या सिक्योरिटी बहुत मेजर कंसर्न है या नहीं है? यानी कि अब यूजर आपसे कनेक्ट हो रहा है, अलग अलग कस्टमर आपसे क्या हो रहा है, कनेक्टेड हो रहा है। तो अलग अलग जब कस्टमर आपसे कनेक्टेड हो रहा है तो ये क्या कह रहा है कि भैया मेरा डेटा तो अच्छा रहना चाहिए। तो यानी कि रिटेलर को क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए, कंफर्ट और मैक्सिमम कंफर्ट और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए बायर को। तो वो कह रहा है कि भैया हैकिंग, स्पैमिंग और ऑनलाइन फ्रॉड, थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा, इन सब चीज़ों का खतरा रहता है। तो वो कह रहा है कि भैया फिंगरप्रिंट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हुए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हमने कर रखा है। तो आपका मेरा डेटा जो है, मैं जो मेंटेन कर रहा हूँ, वो किसी को नहीं दिखेगा मेरे अलावा, ठीक है। फेस हो सकता है, वॉइस हो सकता है, या फिर यानी सॉल्व सिक्योरिटी सोल्यूशंस वगैरह हो सकता है। तो यानी कि वॉइस टू सॉल्व सिक्योरिटी सोल्यूशन इश्यूज। तो ये सारे के सारे क्या चीज़ें आपसे हो सकते हैं। अच्छा, इससे क्या प्रॉब्लम दूर हुई कि भैया आपको आप डेटा स्टोर नहीं होगा कोई भी, आप फॉरगेट पासवर्ड जो है वो भूलोगे नहीं, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई मैंने बात कर रखा है। एआई यानी कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है जब इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर कर रहा है आपके लिए। इंटेलिजेंस जो है वो कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है आपके लिए। तो वो कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो मैंने बोला कि आपका जो यूट्यूब का जो डेस्कटॉप है, यूट्यूब का जो डेस्कटॉप है, मतलब कि जो फ्रंट जिसको बोलते हैं मेन जो आप जब जैसे यूट्यूब खोलते हो, वो मेन पोर्शन जब खुलता है, तो मेन टैब जो खुलता है, तो वहाँ पर हर किसी का वो अलग अलग है। यानी कि आप लोग, ऐसा नहीं कि मैंने यूट्यूब खोला तो मेरे यहाँ पर आ रहा है कि भाई सुनील सर की क्लासेस आ रही हैं, ठीक है क्या। तो आज ज़रूरी नहीं है कि आप खोल रहे हो तो आपके वहाँ पर सुनील सर की क्लासेस आ रही हैं। समझ में आ रहा है? आपके वहाँ पर कोई और गाने आ सकते हैं, कोई और मूवी आ सकती है। हो सकता है आपको नौरा के गाने आप ज़्यादा देखते हो तो नौरा आपको दिखेगी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। आप कटरीना के गाने पसंद करते हो तो कटरीना आपको दिखेगी वहाँ पर। तो समझ रहे हो आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? ये आपको लगता है कि भाई कि कौन सी ये सर्च जो है, ये सर्च इंजन मैं तो नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरे को दिख कैसे रहा है, जो मुझे पसंद आती है वही वाली चीज़ें खुलती है मेरे सामने। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके पीछे काम कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग काम कर रही है इसके पीछे। आगे है कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का, ठीक है क्या। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली वो देखता है कि तुम्हारे बिहेवियर को जानता है, तुम कौन सी चीज़ों को क्लिक कर, पहले तो रैंडम चीज़ दिखाई उसने तुम्हें, फिर तुम कौन सी चीज़ों को सर्च कर रहे हो, कौन सी चीज़ों को, तो कुछ टाइम तक वो तुम्हारा बिहेवियर ऑब्जर्व करता है, फिर उसी हिसाब से तुम्हें वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो जैसे देखते होगे कि मैंने अरिजीत सिंह का गाना चूज़ किया, तो अरिजीत सिंह का जैसे मैं गाना चूज़ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो उसके बगल में क्या आ जाता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, अगर मैं यूट्यूब खोल दूँ, देखो अभी ये यूट्यूब खोल दिया मैंने, जैसे ये वायरल कॉमेडियन वगैरह के मैंने वीडियोस वगैरह देखे थे कभी कभी, ठीक है। तो ये अभी आ जाता है, ठीक है। संदीप महेश्वरी है, इसके बारे में देखा था, तो ये आ जाता है सामने सामने कैसे कैसे क्या है, ठीक है क्या। अच्छा, ये गाने चलते रहते हैं तो ये आ गया इसके सामने कभी कभी, ठीक है। ये फिजिक्स वाला आ गया सामने, ये सारे लोग आ जाते हैं सामने, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तो अब यानी कि ये रिलेटेड लोगों को भी दिखाता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ मैंने कोई ये आशिकी 2 के मैंने गाने चला दिए, ठीक है क्या। अब ये आशिकी 2 के गाने आपके सामने चलेंगे दोस्तों, ये देखो। अब देखो ये जो है, ये क्या दिखा रहा है, स्किप मैंने किया। अब ये मैंने क्या सुना कि मैंने कहा कि भैया ये मेरे को गाने चला के दे भाई, ठीक है, मेरे को गाने सुनने का है। तो अब ये गाने चल रहे हैं यहाँ पर, तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, ये गाने चल रहे हैं आपके सामने, ठीक है क्या। हो सकता है आपको आवाज़ बहुत कम आ रही हो, मैंने आवाज़ कम करके रखी हुई है। अब देखो इसके मेरा कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं। अब देखो इसी टाइप का क्या है, ये मैशअप यहाँ पर आ गया, ये इन्होंने बना रखा है, ये इन्होंने बना रखा है। तो ये कौन दिखा रहा है, ये सॉन्ग्स आ रहे हैं। कोई मूवी आ रही है क्या मेरे सामने, बताओ जरा। कोई कॉमेडी आ रही है क्या सामने? नहीं, ये सारे के सारे क्या दिखा रहा है, वो गाने दिखा रहा है। यानी कि क्या मतलब, इसके पीछे इसको कैसे पता कि मुझे इनमें से कोई ना कोई गाने पसंद आएंगे, इनमें से कुछ ना कुछ मैं देख लूंगा। अच्छा, ये नहीं पसंद आया तो मैं ये देख लूंगा, ये नहीं पसंद आया तो ये देख लूंगा। कैसे पता? देखो अब मैं मान लो एक था विलन का, मैंने यहाँ पर ये जोड़ता हूँ, ये खोला मैंने, बात समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर ये जो खोला है, ये खोला, अब अभी भी गाने आ रहे हैं, देखो अभी मैंने फॉर्मेटिंग में क्या चुना है, गाने चुने, ठीक है क्या। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, कौन वर्क कर रहा है इसके पीछे? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, ठीक है। ये जरा फिर भी कितना
लम्हे रेशम से होना जाए हमसे फैसला। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पड़ाव पर। देखो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने किया यहाँ पर क्या चीज़, देखो ये अब यहाँ पे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक चैटबॉट नाम का भी चीज़ होता है। चैटबॉट मतलब क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। चैटबॉट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। यानी कि आपने देखा होगा कभी कभार आपने कोई वेबसाइट पर जाके चैट किया और आप यहाँ पर चैट कर रहे हैं कि तो वहाँ पर पॉपअप आता है, हेलो हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या है कि भैया मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, अच्छा कौन सा आपको चीज़ चाहिए, अच्छा कौन सी आपको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर ABCD, अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है तो दवाइए A, ये वाली प्रॉब्लम है दवाइए B, ये वाली प्रॉब्लम है दवाइए C। आप C को क्लिक करते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है कि मुझे नौरा का गाना नहीं मिल रहा है, ठीक है कि तो मेरे को अगर वो कहता है कि कोई गाना नहीं मिल रहा है तो आप ये बताइए, तो ठीक है तो वहाँ पर आपने लिखा कि अच्छा कह रहे मेरे को प्रॉब्लम नंबर B है, तो B आपने दबाया, फिर वो B गया उनके पास, तो वहाँ से फिर ऑटोमेटिकली आया अब ये सर्च इंजन है, यहाँ पर लिखो नौरा तो मिलेगी नौरा। समझे या नहीं समझे? तो ये क्या चीज़ हो गया कि ये एक चैट जो है वो आपसे बात करता है। क्या बात करता है? चैट जो है वो कंज्यूमर के क्वेश्चंस को आंसर करता है। समझ में आ रहा है कि वो चैट बॉक्स को ऑटोमेटिकली, मतलब कोई बैठा नहीं है वहाँ पे पर्सन, बट वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बात कर रहा है आपसे। वो क्या चीज़ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया हमारा प्रेडिक्टिव एनालिसिस। अब प्रेडिक्टिव एनालिसिस का क्या मतलब, इसकी वजह से भी हमारा क्या चीज़ हो गया, ई कॉमर्स बढ़ रहा है। ई कॉमर्स बढ़ रहा है, ये किसकी वजह से? प्रेडिक्टिव एनालिसिस। अब प्रेडिक्टिव एनालिसिस है क्या सर? प्रेडिक्टिव एनालिसिस आपने देखा होगा कि दिवाली का जब टाइम आता है तो आपको जो चीज़ चाहिए वो ऑनलाइन दिखने लग जाती है आपकी वेबसाइट पर। आपको जो चीज़ चाहिए वो ऑनलाइन पे आने लग जाती है, ऑनलाइन वेबसाइट पे। ऑनलाइन छोड़ो, आप लोग फिजिकल मार्केट में भी आप देखेंगे कि वो चीज़ें बिकने लग जाती है। तो कैसे बिकती है, उनको कैसे पता लगता है कि लोग जो हैं इसकी डिमांड करने वाले हैं? इसको कहते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस। यानी कि जो सॉफ्टवेयर्स मैंने लगाए हैं, तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, पिछले कुछ सालों का डेटा उठाता है और वो बताता है कि इस साल दिवाली पर सबसे ज़्यादा पटाखे ये वाले बिकने वाले हैं, सबसे ज़्यादा, अच्छा होली पर ये पिचकारी बिकने वाली है, अच्छा सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर कलर खरीदना चालू करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग कपड़े खरीदते हैं, अच्छा सबसे ज़्यादा लोग ये खरीदना चालू करते हैं। तो कोई सा भी दिए खरीदेंगे, मोमबत्ती खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। अच्छा इस दिवाली के टाइम पर ये जो लाइट्स होती हैं, कौन सी होती है, वो जो जिसको हम लाइट बोलते हैं ना, जो जलती हैं बुझती हैं, तो वो जो रंगीन रंगीन टाइप की लाइट होती है, लड़ियाँ जिनको बोलते हैं, लाइट की लड़ियाँ, तो वो सबसे ज़्यादा चलती हैं। तो वो चलती हैं तो सब लोग क्या रखने लग जाते हैं, वो लाइट्स रखने लग जाते हैं। तो वो पता कैसे चलता है? वो पता ऐसे लगता है कि भाई पिछले सालों का डेटा सॉफ्टवेयर तुम्हें खुद बताता है, पॉपअप करता है वहाँ पर, ठीक है कि सॉफ्टवेयर तुम्हें खुद बता। आजकल ERP का सिस्टम आ गया, तो सॉफ्टवेयर खुद बताएगा कि तुम्हें पिछले साल क्या बिका था, इस टाइम पे इन दिनों क्या बिक रहा था, इस महीने में सबसे ज़्यादा सेल किस चीज़ की थी, सबसे ज़्यादा डिमांड सर्दियों में किस चीज़ की थी। तो अब वो लोग वो चीज़ें रखेंगे अपने पास, तो वो क्या कहते हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता है। तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस से क्या पता लगता है, लोगों का बिहेवियर, बाइंग पैटर्न पता लगता है, बाइंग हैबिट्स पता लगती है उनके, यानी कि और देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में पता रहता है कि भाई क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या चीज़ें वो अपना खरीदना पसंद करते हैं। तो कंपनी ऑप्टिमाइज कर सकती है अपने ईमेल्स को, ईमेल कम्युनिकेशन मतलब सॉफ्टवेयर लगाकर ईमेल कम्युनिकेशन को वो ऑप्टिमाइज कर सकती है कि भाई इस दिनों में वो जो हमने डेटा लिया था उन लोगों का, तो उनको डायरेक्ट मैसेज भेजे कि भाई ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, आप आओ और हमसे ले लो। तो ठीक है, तो यानी कि ये क्या चीज़ करता है, कन्वर्जन में मदद करता है आपके, बाय ऑफरिंग द राइट कस्टमर द राइट प्रोडक्ट एट द राइट, अच्छा राइट वे, इन राइट वे और एट द राइट टाइम। ठीक है क्या? ओके क्या? यस सर। अच्छा नेक्स्ट हम अगर बात करें तो ये बात कर रहे हैं हम लोग कि सपोर्ट ऑफ IT गवर्निंग लॉज। अब सपोर्ट ऑफ IT गवर्निंग लॉज है क्या? नहीं क्या है बोलो ना, सपोर्ट ऑफ IT गवर्निंग लॉ क्या है? आजकल मैंने क्या बोला, इतने सारे लॉज हैं और क्या IT एक्ट आ गया, RBI एक्ट आ गया, ये लोग भी लिख रहे हैं किनके बारे में कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर हुआ तो इसको फिर कोर्ट में लेके जाएंगे, उसकी ऑथेंटिकेशन पर सवाल उठेगा, इसकी ऑथेंटिकेशन मानी जाएगी, इसकी ऑथेंटिकेशन नहीं मानी जाएगी। ये सारी चीज़ें के बारे में अब लॉ कानून आने लग गए। तो जितना लॉ कानून स्ट्रांग होते जाएंगे, सपोर्ट होता जाएगा, तो यानी तो IT डिजिटल इंडिया बनने के लिए वो जो अगर क्राइम हो रहे हैं तो उनको सॉर्ट किया जा रहा है, उसके लिए लॉ और कानून बनाए जा रहे हैं। तो फिर हम क्या कहते हैं कि इस वजह से भी हमारा क्या बढ़ा है, बोलो जल्दी से, ई कॉमर्स बढ़ा है।
ओके है क्या? बोलो ना, बात समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर, हम बात समझ चुके हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। हेलो 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 हेलो। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले पड़ाव की तरफ। नेक्स्ट वाला पड़ाव हमारा क्या है? नेक्स्ट टाइम हमसे बात करता है वो टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। अरे डिजिटल पेमेंट हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, बोलो ना। अरे ई कॉमर्स कर रहे हैं तो ई कॉमर्स में आदान प्रदान किस चीज़ का होता है बच्चों? यहाँ पर बेटा आदान प्रदान होता है पैसों का। पैसों का, तो पैसे को पेमेंट करना या फिर पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, ये किसका काम है? ये डिजिटल पेमेंट का काम है। घर बैठे बैठे आप लोग अपने अकाउंट से पैसा भेजेंगे, यानी कि आपके अकाउंट में होना चाहिए डेबिट, सामने वाले अकाउंट में होना चाहिए क्रेडिट। इसको कहते हैं ये डिजिटल पेमेंट, यानी इंटरनेट के द्वारा अगर आपने कोई चीज़ की है, इस्तेमाल करते हो तो उसको कहते हैं डिजिटल पेमेंट। अब वो डिजिटल पेमेंट पहले भी चला करता था, ट्रेडिशनल वे में भी डिजिटल पेमेंट चलती थी, यानी कि एक अकाउंट से डेबिट होता था, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था। तो ये इस तरीके से भी वो चला करता था कहीं, ठीक है। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ट्रेडिशनल मेथड जो है डिजिटल पेमेंट्स का, ट्रेडिशनल मेथड होता है और एक होता है न्यू मेथड। ट्रेडिशनल मेथड है और एक क्या है, मैंने नीचे दिखा देता हूं आपको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नीचे आ जाओ जरा, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। ये आ गए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये है हमारा न्यू मेथड। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ यहाँ पर ऊपर कितनी चीज़ें हैं, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक है हमारा कार्ड, पहला क्या है? कार्ड। दूसरा है हमारा नेट बैंकिंग। ये है हमारा क्या चीज़? ट्रेडिशनल मेथड्स थे पहले ट्रेडिशनल मेथड। यही दोनों के मोड से हम क्या करते थे पहले? डिजिटल पेमेंट का। नेट बैंकिंग आपको पता ही है, नेट बैंकिंग मतलब एक यूज़र होता है, एक यूज़र आईडी होता है आपका और एक पासवर्ड दिया जाता है। जिस भी बैंक के होते हैं आप, उस बैंक का आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है। अब यूज़र आईडी का इस्तेमाल करते हुए, पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप अपने SBI के पोर्टल पर जाते हैं, यानी कि अब जब भी मैं चीज़ें खरीदता हूँ तो नेट बैंकिंग के थ्रू मैं उसको क्या पेमेंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? यस, नेट बैंकिंग के थ्रू मेरे को मेरा यूज़र आईडी होता है, मेरा पासवर्ड होता है, बैंक ने मुझे जनरेट करके दिया होता है, मैं यूज़र आईडी पासवर्ड डालता हूँ, वहाँ स्टेटमेंट बन के आ जाती है कि मैंने सामान कितने का खरीदा है, 200 रुपये का सामान खरीदा है, तो मैं 200 रुपये पेमेंट करने जा रहा हूँ। आप क्लिक करेंगे यस पेमेंट पे और फिर उसके बाद OTP आपको जनरेट होगा, OTP आप लिखेंगे, वहाँ से पेमेंट आपकी हो जाएगी, इनवॉइस बनकर आपके पास आ जाएगा। ठीक है क्या? ये भी आपने देखा है। तो ट्रेडिशनल मेथड में दो चीज़ें, एक तो कार्ड हो गया। कार्ड कौन कौन से तरीके से, कार्ड पेमेंट कौन कौन से तरीके? एक तो क्रेडिट कार्ड हो गया। क्रेडिट कार्ड बोले तो कौन सा कार्ड? यानी कि अगर कोई SBI है या फिर ICIC है, CI, या फिर एक्सिस बैंक है, ठीक है क्या? या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कोई भी अगर दूसरा बैंक आ गया तुम्हारा, ठीक है, HDFC हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं? अपने क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं। क्रेडिट कार्ड को सेल करने का मतलब क्या है? अब इस क्रेडिट कार्ड, अगर मान लो मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो मैं क्या करूँगा? शॉपिंग करूँगा, कुछ भी करूँगा, उस क्रेडिट कार्ड को स्वैप करूँगा, वहाँ पर पिन जनरेट किया होता है मैंने, अपने क्रेडिट कार्ड का पिन डालने को बोलता है, पिन डालता हूँ और वहाँ पर मेरा OTP आता है, ठीक है, फिर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ उस चीज़ को और यहाँ पर पेमेंट हो जाती है। या फिर मैं पिन डालते ही वो पूरा का पूरा जो पेमेंट हो जाती है, ठीक है। OTP नहीं आता है, पेमेंट मतलब मैंने पिन डाला और वो पेमेंट हो जाती है, उससे पेमेंट हो जाती है, तो मेरे पास में मैसेजेस वगैरह आता है कि आपकी पेमेंट हो गई है। अब यानी क्रेडिट कार्ड का मतलब हो गया कि उन्होंने मुझे पैसा उधार दे रखा था उस कार्ड पर। मान लो एक कार्ड की लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए की एक कार्ड की लिमिट है, तो मैं 1 लाख की शॉपिंग कर सकता हूँ उसमें से, समझ में आ रहा है कि पेमेंट कर सकता हूँ 1 लाख तक का। फिर क्या मुझे देना पड़ेगा? यस, अगले महीने की 20 तारीख तक लगभग वो जनरेट करते हैं। मोस्टली जो बैंक है वो अगले महीने तक की 20 तारीख को जनरेट कर देते हैं कि भाई तुम्हें इस दिन तक, मतलब वैसे तो जनरेट कर देते हैं इनवॉइस पहली तारीख को। जैसे मैं अगर बोलूँगा जून में मैंने जो भी पेमेंट की है तो 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक मेरे को पेमेंट करनी रहेगी। इनकी मैं पेमेंट करूँगा फिर 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक मैं किसको पेमेंट कर दूंगा? बैंक को पेमेंट कर दूंगा। अगर मैंने ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है तो उससे पेमेंट कर दूंगा। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। डेबिट कार्ड मतलब क्या हो गया? डेबिट कार्ड मतलब बैंक का कार्ड, यानी कि मेरे पास जितना अपने मेरे अकाउंट में है मैं उतने से ज़्यादा तो इस्तेमाल कर नहीं सकता हूँ। एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, एक यूनिक नंबर होता है, सब में यही सारी चीज़ें इसमें भी लिखी हुई है, ऊपर भी लिखी हुई है, यही चीज़ें आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, कोई भी दिक्कत है नहीं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या चीज़ है कि यहाँ पर मेरा अकाउंट होता है और मेरे अकाउंट में जितना पैसा होता है मैं उसको ही इस्तेमाल करता हूँ, वो डेबिट कार्ड हो गया। ठीक है क्या?
स्मार्ट कार्ड का क्या मतलब हो गया, एक पहले एक बैंक एक कार्ड इशू करके देता है आपको पेमेंट्स करने के लिए, ठीक है क्या, अब पहले से ही इसमें टॉपअप कर देता है पैसा टॉपअप कर देता है। मान लो कि ये बोलते हैं पहले से ही इसमें 400 रुपये पड़े हुए हैं या फिर 4000 रुपये पड़े हैं, तो 4000 रुपये आप क्या कर सकते हो, इसमें से इस्तेमाल कर सकते हो। बैंक आपको बना के दे देता है कि 20,000 का एक स्मार्ट कार्ड पकड़ो, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यानी पहले से ही मेरे अकाउंट में से कट के इसमें डाल दिए जाते हैं और वो पैसा मैं इस्तेमाल करता हूँ। धीरे धीरे जब वो खत्म हो जाती है लिमिट, फिर मैं दोबारा उसको रिचार्ज करने की तरीके से करता हूँ। ओके है क्या, यस और नो? यस। चलिए, इंटरनेट बैंकिंग आप समझ चुके हैं कि भैया कि क्या पेमेंट्स वगैरह ऑनलाइन वगैरह हमारी सारी चीज़ों से हो जाता है, ये इंटरनेट बैंकिंग होती है। अब न्यू मेथड क्या आ गया है, सबसे पहला न्यू मेथड आपने सुना होगा, यूपीआई कर दो ना, यूपीआई कर दो ना। आजकल इसका ज़माना आ गया है कि बिना यूपीआई के आपके मोबाइल फ़ोन पर भी आप यूपीआई करते हैं। यूपीआई क्या है? यूपीआई क्या है? एक एप्लीकेशन के थ्रू, यानी मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि आजकल मोबाइल कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी मोबाइल के थ्रू ई कॉमर्स बढ़ रहा है, तो उसको कहते हैं मोबाइल कॉमर्स, ठीक है क्या। अब एम कॉमर्स, यानी कि एम कॉमर्स बढ़ रहा है, यानी मोबाइल के थ्रू सारी चीज़ें बढ़ रही है। तो मोबाइल के थ्रू पेमेंट कैसे की जाए, तो कह रहे हैं कि हर एक का मोबाइल डिफरेंट होता है, हर एक का मोबाइल का इंटरफेस डिफरेंट है। कोई iOS यूज़ कर रहा है, कोई एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या, कोई विंडो यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़, विंडो का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, तो कह रहे हैं कि हम एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म लेकर आते हैं जो कि कनेक्ट होगा किससे, हमारे बैंक से, यूपीआई का, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने बोला कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन का एक यूपीआई जनरेट, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है क्या। सेवरल बैंकिंग सर्विसेज फीचर, ये कौन से फीचर देता है, जैसे फंड ट्रांसफ़र करने का, ठीक है, मर्चेंट को पेमेंट करने का इन अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन पर, ठीक है क्या। इससे क्या हो जाएगा, मेक कर सकते हो आप क्या, इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी एक यूपीआई आईडी से दूसरी यूपीआई आईडी पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अच्छा, यूपीआई आईडी क्या 24/7 इवन हॉलीडे पे भी आपका काम करता है, बात समझ में आ रहा है। हॉलीडे में पेमेंट करते तो होता ही नहीं होता, यस सर, हो जाता है। अब यहाँ पर यूज़र आईडी को करना क्या पड़ेगा, एक यूपीआई ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो यूपीआई अनेबल्ड ऐप होती हैं उनको डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे कि भीम हो गया, एसबीआई यूपीआई हो गया, ये सारे के सारे, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम पर भी यूपीआई चलता है, फ़ोन पे भी यूपीआई पे चलता है। तो आपको पेटीएम मैंने डाउनलोड कर लिया या फ़ोन पे मैंने डाउनलोड कर लिया, तो अब मेरे को मनी ट्रांसफ़र करना है या फंड को ट्रांसफ़र करना है, तो मैं यूपीआई कर सकता हूँ वहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, ये सारे के सारे क्या चीज़ हो गए, यूपीआई का मेथड आ गया, ठीक है क्या, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। समझते हो, आजकल पहले होता था कि भाई हम ये बताना पड़ता था लोगों को, आजकल इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, सबको सब कुछ पता ही है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आईएमपीएस के बारे में आपने सुना होगा, इमीडिएट पेमेंट इंटर सर्विसेज। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज का मतलब क्या है, इमीडिएट आईएमपीएस का मतलब होगा इनिशियल, यानी कि इंस्टेंट पेमेंट मेरे को कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। अब देखो, बैंक क्या करता है, कभी कभी अपना जो ऐप निकाल कर आपको देता है, तो वो कहता है कि आप पहले उस सामने वाले को बेनिफिशियरी, कभी कभी सुना होगा आपने को, सामने वाले को कुछ फंड ट्रांसफ़र करना है, पेमेंट करना है, तो आप क्या करो, वहाँ से सामने वालों को, अब बैंक क्या कर रहा है, वो थर्ड पार्टी अपना ऐप लॉन्च कर रही है, तो बैंक क्या करता है, एक काम करो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मत करो, हमारा ही एप्लीकेशन करो, हम आईएमपीएस की सुविधा दे रहे हैं, यानी कि इंस्टेंट पेमेंट की सुविधा दे रहे हैं। कुछ लिमिट वो तय कर देते हैं, जैसे 2 लाख तक की एक लिमिट है तय कर दी कि 2 लाख से ज़्यादा का आप इंस्टेंट पेमेंट नहीं कर पाओगे, जैसे 10 लाख या 8 लाख पेमेंट करना, मान लो किसी के हाथ में फ्रॉड आ गया, मतलब आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आ गया और वो आईएमपीएस कर रहा है, ठीक है, तो अगर सब चीज़ें पूरा का पूरा आपके अकाउंट में जितना है सब पूरा का पूरा उसको अलाउ कर दें कि पूरा ट्रांसफ़र कर सकता है, तो फिर फ्रॉड वाला केस हो जाए। तो वो कहते हैं कि लिमिट दे दी जाती है कि क्विकली आप, जैसे अगर मान लो 10,000 है तो 10,000 ट्रांसफ़र कर सकते हो, 2 लाख है 2 लाख तक, तो बैंक टू बैंक डिफर करता है कि वो क्या कितना आईएमपीएस अलाउ कर रहा है। तो इंस्टेंटली मैं किसी, ना तो मेरे को उसको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा, ना तो जिसको पेमेंट कर रहा हूँ उसके डिटेल को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वरना प्रोसीजर क्या होता है, नॉर्मली अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसका मैं बेनिफिशियरी ऐड करता हूँ, बेनिफिशियरी ऐड करने का 4 घंटे 10 घंटे या फिर 4 घंटे लगाता है, 1 दिन के करीब, या फिर 4 घंटे में वो उसको अप्रूव करता है बैंक कि ये बेनिफिशियरी आपका ऐड हो गया, आप इमीडिएटली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा। तो अब मेरे को इंस्टेंटली ट्रांसफ़र करना है तो क्या करना पड़ेगा, आईएमपीएस करना पड़ेगा। तो आईएमपीएस में क्या होता है कि इंस्टेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है, टूल है इंस्टेंट ट्रांसफ़र विद इन बैंक अक्रॉस इंडिया थ्रू मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग एटीएम, ठीक है क्या। और ये नॉट ओनली सेफ है बट इकोनॉमिकल भी है। ओके है क्या, ठीक है सर।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं भीम की बात करूं, देखो ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, यूपीआई और भीम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। यूपीआई चलेगा किस पर, भीम की सहायता से चलेगा। भीम ऐप जो होता है वो एक यूपीआई अनेबल्ड ऐप है जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं। तो भीम भी क्या करता है, कहता है फैसिलिटेट करता है ई पेमेंट को डायरेक्टली थ्रू दी बैंक और सपोर्ट करता है ऑल इंडियन बैंक्स को विच यूजेस दैट प्लेटफॉर्म। भीम का जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसको वो सपोर्ट करता है, ठीक है। इंस्टेंट मनी ट्रांसफर हो जाता है बिटवीन बैंक टू बैंक, यहाँ पर हो जाता है। अच्छा, स्कैन भी करने को मिलता है वहाँ पर तुम्हें, अगर यूपीआई जो ऐप है यानी भीम जो है उसके थ्रू अगर आप क्या करो, तो ऐसे तो भीम हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारे के यूपीआई अनेबल है तो सबको लिख दो ना। ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल गलत है। जब यूपीआई आपने कवर कर दिया तो ये वाला को कवर करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला तो हम पढ़ लेते हैं यूपीआई भीम क्या है, ठीक है। मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है क्या, यस। मोबाइल वॉलेट, अरे बोलो ना, वॉलेट आपने देखा ना, पेटीएम का वॉलेट में पैसे होते हैं और एक आपके बैंक में पैसे होते हैं, एक वॉलेट में पैसे ऐड किए जाते हैं। ये क्या है, ये वर्चुअल मीन्स है, यानी कि ये डिजिटल वर्जन ऑफ फिजिकल और रियल लाइफ वॉलेट। यानी जो भी आपके पास जैसे वॉलेट होता है, पर्स होता है, तो पहले मैं उसमें पैसे डालता हूँ, फिर उसके बाद मार्केट में जाके खर्चा करता हूँ। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक डिजिटल मोड पे डाल दिया गया, यानी पेटीएम में से एक अलग स्लॉट डाल दिया उन्होंने, बोला कि ये है वॉलेट आपका, तो आप पेमेंट निकाल कर इस वॉलेट में डालिए और वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर दिए। अमेजॉन का भी वॉलेट होता है, मतलब हर कोई अब अपना अपना ऐप का एक वॉलेट बनाकर चल रहा है, तुम उसमें पैसे ऐड करो और वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। ओके है क्या, यस और नो, यस सर, हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इसके बाद जैसे कि अभी कौन कौन सा, पेटीएम का ऐप हो गया वॉलेट, या फिर फ्री चार्ज हो गया, बडी हो गया, मूवी क्विक हो गया, स्टेट बैंक बडी हो गया, तो ये सारे के सारे फ़ोन पे हो गया, इन सभी के वॉलेट है या नहीं है, यस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आधार अनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज की अब ये क्या है आधार अनेबल पेमेंट सर्विसेज। देखो, आधार अनेबल पेमेंट सर्विसेज ना एक तरीके की सर्विस है जिससे आप मनी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, मनी रिसीव कर सकते हैं, अपना कैश बैलेंस देख सकते हैं, अपना बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है क्या। बस यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, अपना आधार की ज़रूरत है, आपको आधार की ज़रूरत है और अपना फिंगरप्रिंट की ज़रूरत है। अब ये आधार क्या होता है, आधार आपके बैंक से लिंक होता है, ठीक है क्या। ज़्यादातर आप यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा आपको, मतलब बहुत ही कम जगहों पर देखने को, बट अब आजकल ये गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा चल रहा है। गांव में क्या है कि बहुत ही, जैसे एक छोटा सा शहर गांव है, अब 3-4 गांव मिलके एक ही एटीएम पर जाते हैं, एक पर्टिकुलर मार्केट होती है, यहाँ पर एटीएम लगी होती है, अब यहाँ पर जाते हैं, उसको मतलब किसी को अगर लेना होता है तो बड़ा ही दूर जाना पड़ता है, मतलब 100-200 रुपये तो उसको खर्चा करना पड़ेगा सिर्फ पैसे लेके आने के लिए, ठीक है क्या। 100, 200, 300, 400 रुपये ऐसे लग जाते हैं, सिर्फ उसको पैसे जाएंगे, वो विड्रॉ करके लेके आएंगे 500 रुपये। मान लो किसी के अकाउंट में 3000 रुपये आए हैं या 2000 रुपये आए हैं, तो 500 रुपये तो उसके ऐसे ही लग जाते हैं। तो समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर पर्टिकुलर छोटी छोटी जगहों पर ना दुकान वाले क्या करते हैं, ये मशीन लेकर बैठते हैं, ठीक है, कि आधार अनेबल्ड मशीन। तो वो क्या करेंगे, कहेंगे कि बैंक से पहले एक बार जाके आप अपने आधार को लिंक करा लो, ठीक है। और आधार से आपका क्या होता है, पेन जो फिंगरप्रिंट जो है, अंगूठा, थंब जो है आपका आधार से लिंक्ड रहता है। याद है कि नहीं है, जब भी आप आधार बनाने गए हो तो आपका थंब जो है वो उससे लिंक्ड है। तो अब आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो आधार कार्ड चाहिए और एक आधार कार्ड आपका ही है, उसकी वैलिडेशन कैसे होगी, थंब से होगी, ठीक है। तो थंब आपने लगाया, आधार कार्ड आपने लगाया, पता लग गया कि आपका आधार कार्ड है। आधार कार्ड से लिंक हो रखा है आपका क्या, बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा। तो अब आप सामने वाले के बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि आधार से लिंक्ड है, तो अब आधार से लिंक्ड है, वो उसके बैंक अकाउंट में करते हैं, आधार टू आधार पेमेंट हो सकती है। समझ में आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट अब आ चुके हैं सारे के सारे, आपको गांव में देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी मैं उड़ीसा गया हुआ था, तो मेरे को काफ़ी दूर जाना था, मेरे को एक पर्सन मिला, तो उसने बोला कि नहीं यहाँ से लोग करते हैं। तो मैंने देखा वहाँ पे क्या आधार कार्ड, उसने बोला कि आधार कार्ड दो और फिंगरप्रिंट आपको देना पड़ेगा, ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है क्या। तो सिर्फ सिंपली मैं लेके गया, मेरा आधार कार्ड दिया उसको और फिर उसने आधार कार्ड टाइप किया, उसको मेरा फिंगरप्रिंट लिया और उसने इंस्टेंट ट्रांसफ़र करके मेरे को दे दिया कि भैया हाँ। उसके कुछ थोड़े बहुत चार्जेस उसने मेरे से काटे थे, 50 रुपये के करीब, पर ठीक है, 500 रुपये से तो बेटर है, 50 रुपये 30 रुपये, ठीक है क्या। पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है कितने का ट्रांजैक्शन आप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लिंक करेंगे आधार नंबर को बैंक से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मनी यू पे विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड क्रेडिटेड द पेई के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे ये सारे के सारे अकाउंट। तो यानी कि ये क्या है, आधार एक डिजिटल पेमेंट मोड है। कस्टमर नीड ओनली आधार नंबर चाहिए उसको करने के लिए। सर यहाँ पर फिंगरप्रिंट के बारे में, अरे फिंगरप्रिंट तो लगना पड़ेगा ना, ये आधार आपका है, ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है क्या, यस।
तो यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर बोल रहा है बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हो, कैश विड्रॉ कर सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो, पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, आधार टू आधार ट्रांसफर कर सकते हो। ऑल ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट थ्रू दी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बेस्ड ऑन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट रहते हैं ना, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मैंने बोला ना, बैंकिंग के लोग यानी जिनको ऑथराइज किया हुआ बैंक ने, वो लोग यहाँ पे बैठते हैं और वो लोग मनी ट्रांसफर करते हैं, उनके बिहाफ पर काम कर सकते हैं, यानी कि फंड ट्रांसफर उनके बिहाफ पर कर सकते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि काम करते हैं। अच्छा, आपने इनकम टैक्स जीएसटी में पढ़ा होगा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है, एक कॉरेस्पॉन्डेंट था, याद आ रहा है। फिर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के भी एजेंट होते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, याद आ रहा है कुछ। इन सेक्टर्स को क्या माना गया था, कॉरेस्पॉन्डेंट को एक ऑर्गेनाइज सेक्टर माना गया था। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये लोग अगर सर्विसेज दे रहे हैं बैंक को, याद आ रहा है, ये लोग अगर सर्विस दे रहे हैं तो आरसीएम लगाया गया है, ठीक है ना। फिर और ये अगर अपने एजेंट से ले रहे हैं तो भी उन पर क्या है, उन पर आरसीएम नहीं है, एफसीएम है, तो भी इनको देना पड़ेगा, आरसीएम के बेसिस पर इनको लेना पड़ा। अगर एजेंट से मतलब इसके आगे एजेंट से सर्विसेज ले रहे हैं, तो जैसे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है, ये बैंक के बिहाफ पर काम करते हैं, इन्होंने भी अपने एजेंट्स फैला रखे हैं, पढ़ा था ना हमने जीएसटी में, एजेंट्स फैला रखे हैं। तो एजेंट से अगर वो सर्विस लेता है तो ये किस में कवर होता है, आरसीएम में कवर हो जाता है, ठीक है ना। और जो अगर बैंकिंग को सर्विस दे रहा है तो फिर भी ये क्या चीज़ है, ये एफसीएम में कवर है। तो यानी कि दोनों के केस में क्या, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को ही जीएसटी पे करना पड़ता है अपनी सर्विसेज पर। याद है या नहीं है, जल्दी से बता दो ना। यस सर, अगर नहीं याद है तो जल्दी से मैंने डाल रखी है वीडियो, जाकर देख लो। किसके लिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, ठीक है क्या। यस सर, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, किसकी बात में बात कर रहे हैं हम, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। देखो, अब तक हमने जितने पढ़े उसके लिए एक स्मार्टफोन चाहिए था, इंटरनेट चाहिए था उस पर, ठीक है ना, उस पर इंटरनेट चाहिए था, स्मार्टफोन चाहिए था, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी वहाँ पर चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर जो जैसे पापा का वगैरह, दादा दादी का फ़ोन होने लग रहा है आपके पास, शायद हो सकता है कोई बटन वाले फ़ोन भी आपके पास रह गए हों, जैसे मेरे पास है, ठीक है, मेरी मदर यूज़ करती हैं वो बटन वाला फ़ोन। तो अब वो जो कीपैड वाला फ़ोन है, उसमें क्या हम अपने डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यस, डिजिटल, उससे भी सर पेमेंट कर सकते हैं सर, उसमें तो इंटरनेट भी नहीं चलता। बिना इंटरनेट के, यहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आपको कोई भी नीड नहीं है, किस चीज़ की, नीड फॉर इंटरनेट नॉट दी स्मार्टफोन, ना तो इंटरनेट की ज़रूरत है और ना ही स्मार्टफोन की ज़रूरत है। आपको एक कोड डालना पड़ेगा, *99* करके बैंकिंग करके कोड डालना पड़ेगा और डिजिटल पेमेंट उसके थ्रू किया जाएगा। एक कोड वगैरह जनरेट होता है, ओटीपी वगैरह आता है। तो ये एक प्रोसीजर है, एक मेथड होता है जिसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना पैसा, अपना बैंक बैलेंस भी यहाँ से देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपना मोबाइल बैलेंस वगैरह, सारी चीज़ें क्या होता है इससे। USSD बैंकिंग इज़ द ईजी एज चेकिंग ऑफ मोबाइल बैलेंस, यानी जैसे आप चेक करते हैं अपना मोबाइल बैलेंस, वैसे ही उतना ही ईजी है ये भी। तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि ये वाला भी एक क्या है, USSD, एक यूनिक चीज़ आपने सुनी होगी कि हम इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ओके है क्या, यानी क्या कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल ऑपरेशन जैसे कि चेक कर सकते हैं, ठीक है, मनी सेंड कर सकते हैं, चार्जिंग, मोबाइल बैंकिंग, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है क्या, सॉरी चेंज कर सकते हैं हम अपना एम पिन पता है ना आपको, एम पिन को चेंज कर सकते हैं। एम पिन आजकल SBI का ऐप जो है, ऐप में आपको एन पिन बनाकर दे दिया जाता है। मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे मोबाइल बैंकिंग करते हैं यानी कि नेट बैंकिंग करते हैं, तो उसके लिए अब हम बार यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इससे अच्छा एक आईडी बना दो, 6 नंबर की आईडी होती है कोई, तो 6 नंबर की आईडी हो गया ना एम पिन। तो एम पिन आपने अगर जनरेट कर रखा है तो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप सीधा एम पिन डालेंगे और अपने अकाउंट में सीधा आ जाएंगे, वहाँ से सारी चीज़ें बैलेंस सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं एम पिन के ज़रिए भी, ठीक है क्या। यस, नेक्स्ट आगे हमारा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग के बारे में। मोबाइल बैंकिंग सबको पता है यार, जिसमें भी आपका अकाउंट है, यानी कि ईच बैंक प्रोवाइड इट्स ओन मोबाइल बैंकिंग और एंड्रॉयड या फिर विंडो वगैरह के लिए, या फिर iOS मोबाइल यूज़ करें तो उसके लिए वो अपने मोबाइल ऐप्स निकालते हैं। तो उसमें ऐप को आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करेंगे, उस ऐप में यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएंगे और उसके ज़रिए से आप मनी फंड ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल ऐप, ठीक है क्या। ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, रिमोटली आप एक्सेस कर सकते हैं और रिमोटली आप क्या सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है क्या। नेक्स्ट सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट बच गए हैं,
थोड़ी देर बाद अभी हम करेंगे इसको। एक तो है क्रिप्टो करेंसी, यानी कि सर क्रिप्टो करेंसी भी डिजिटल पेमेंट का मोड है, आपने सुना होगा बिटकॉइन वगैरह करके, तो ये वाला भी अभी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में कॉन्सेप्ट उसका। और एक हो गया है ई रुपी मोड, अब ये पिछले साल ही मोदी साहब ने लॉन्च किया था ई रुपीज़, ठीक है। इनका मेथड मैं बताऊँगा क्या क्या पर्पस है। तब तक के लिए 5 मिनट के लिए आप ब्रेक ले लीजिए, मैं भी थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है। बहुत देर हो गई है क्लास को, चलिए हम मिलते हैं अपने ब्रेक के बाद। ओके क्या? यस।